class 8, chapter number 2, microorganisms, friend and foe. ओके, आई होप आप लोगों को फर्स्ट वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा और उसके रिलेटेड पीडीएफ भी आप लोगों को मिली होगी जो आप लोगों को सॉल्व करनी है। अब हम आज उसके बाद का टॉपिक है दैट इज द एक्टिविटी 2.3, वो हम देखेंगे। एक्टिविटी 2.3 में आप लोगों को क्या करना है, हाफ केजी फ्लोर लेना है, या तो आटा और मैदा और आटा का हाफ केजी फ्लोर लेना है, उसमें थोड़ा शुगर ऐड करना है एंड मिक्स विद वार्म वाटर, और उसको जैसे डो बनाते हैं वैसे वार्म वाटर से उसको डो बनाना है और उसमें थोड़ा सा यीस्ट पाउडर मिलाना है। यीस्ट पाउडर मिलाएंगे तो क्या होगा, और उसको 2 घंटे के बाद हमको ऑब्जर्व करना है। 2 घंटे के बाद जब हम ऑब्जर्व करेंगे तब हम देखेंगे तो जो हमारा पाउडर होगा, जो हमारा मैदा होगा वो रेज हो गया होगा। देखो हमने ऐसे बना के रखा था डो जैसा, वो हमारा रेज हो गया है। ये क्यों रेज हुआ है, रीजन क्या है, जो हमने यीस्ट अंदर मिलाया था वो अंदर रिस्पायर करता है। जब वो रिस्पायर करता है तब वो CO2 रिलीज करता है। CO2 रिलीज होने के कारण हमारे जो मैदा होता है उसके अंदर बबल्स आ जाते हैं, एयर बबल्स, और उसकी वजह से वो फूल जाता है। देखो आप देख सकते हो हमारा मैदा का आटा था वो फूल गया है। वो फूल इसलिए गया है ताकि हमने यीस्ट डाला ना, और यीस्ट CO2 रिलीज करता है, उसकी वजह से वहां पे गैस बबल्स आ जाते हैं। तो यही रीजन है कि ज्यादातर जो चीजें ऐसे फुला के हम, जैसे बेकरी में केक वगैरह होते हैं, ब्रेड होते हैं, वैसी चीजों को फुलाने का कारण क्या होता है, वो यीस्ट पाउडर उसमें ऐड करते ताकि वो उसको CO2 रिलीज करे और वहां पे अच्छे से वो एकदम स्पॉन्जी बन जाए। ओके, तो ये हमारा था एक्टिविटी। उसके बाद हम देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन क्या मिला। यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। यीस्ट अंदर डाला था, उसने क्या किया, रेस्पिरेशन के कारण CO2 रिलीज किया, और CO2 रिलीज होने के कारण वहां पे जो हमारा डो था वहां पे गैस बबल्स आ गए, और गैस बबल्स होने के कारण वहां पे रेज हो गया, जो हमारा मैदा था वो बड़ा हो गया। दिस इज द बेसिस ऑफ यूज ऑफ यीस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक्स। इसीलिए ज्यादातर यीस्ट कहाँ यूज करते हैं, बेकिंग इंडस्ट्री में, बेकरीज वगैरह में यीस्ट पाउडर का यूज ज्यादातर होता है। अब हम देखेंगे कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कॉमर्शियल यूज जो मार्केट में क्या यूज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो हम वन बाय वन देखते जाएंगे। बट अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ फ्रेंडली चीज देख रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, हमने अभी तक उनकी हार्मफुल इफेक्ट नहीं देखी। अभी मैं जितना भी टॉपिक चलाऊंगी वो फ्रेंडली कैसे वो रोल प्ले करते माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वही हम देखेंगे। अब कमर्शियल यूज क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। अल्कोहल बनाने में भी हमको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की यूज होता है, क्योंकि अल्कोहल जब कोई भी फ्रूट में से या किसी भी व्हीट में से, बार्ली में से, राइस में से कोई भी अल्कोहल प्रोडक्शन होता है तो वहां पे यीस्ट पाउडर डालते हैं ताकि वहां पे फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाए, और वही फर्मेंटेशन के कारण वहां पे अल्कोहल प्रोडक्शन होता है। वाइन बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ती है, और एसिडिक एसिड जिसको हम विनेगर बोलते हैं, जो हम लोग गुजराती में सुरखा बोलते हैं, दैट इज द विनेगर, और उसको हम एसिडिक एसिड भी बोल सकते हैं। वो बनाने में भी किसकी जरूरत पड़ती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। यीस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। मैंने पहले ही समझाया यीस्ट किसमें काम आता है, ज्यादातर अल्कोहल प्रोडक्शन में और वाइन प्रोडक्शन में यीस्ट यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे जो भी चीजें अल्कोहल बनाने में यूज कर रहे हैं जैसे कि फ्रूट्स वगैरह, वहां पे शुगर प्रेजेंट होता है, और वही शुगर का फर्मेंटेशन के लिए वहां पे यीस्ट की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए यीस्ट यूज होता है अल्कोहल एंड वाइन प्रोडक्शन के लिए। For this purpose, yeast is grown on natural sugars present in grains like barley, wheat, rice and crushed fruit juice। देखो ये सारी चीजें, बार्ली मतलब आप लोगों को पता है जौ को हम बार्ली बोलते हैं, wheat, rice and crushed fruit juice, ये जितने भी चीजें यहाँ पे लिखी है वो सारी चीजों से क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, वाइन बनता है। और यहाँ पे उसमें नेचुरल शुगर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। उसमें नेचुरल शुगर प्रेजेंट होने के कारण वहाँ पे यीस्ट हम जो पाउडर डालेंगे वो धीरे धीरे ग्रो होगा तो फर्मेंटेशन होगा, और जब फर्मेंटेशन होगा तब उसमें से अल्कोहल या वाइन प्रोडक्शन होगा। एक्टिविटी 2.4 में हमको क्या करना है, टेक अ 500 ml beaker, fill up to 3/4 with water, pour 2-3 teaspoon of sugar and add a half
स्पून ऑफ यीस्ट पाउडर। हमको क्या करना है, देखो हमको क्या करना है, हमको बीकर लेना है। बीकर लेने के अंदर उसमें हम क्या करेंगे, शुगर डालेंगे और वापस मैं एक बार पढ़ लेती हूँ, हमने क्या किया था, 500 ml बीकर लेना है। 500 ml का बीकर लेंगे, उसको फिल कितना करेंगे, 3/4 जितना फिल करेंगे। उसमें हम लोग 2-3 टीस्पून ऑफ शुगर डालेंगे। 2-3 स्पून किसकी डालेंगे, शुगर की डालेंगे। और हाफ स्पून किसकी डालेंगे, यीस्ट पाउडर की डालेंगे। किसकी डालेंगे, यीस्ट पाउडर की। ओके, यीस्ट पाउडर की हम हाफ स्पून डालेंगे, तब हमको क्या ऑब्जर्व देखने को मिलेगा, हम लोग जब 4-5 घंटे के बाद उसको बीकर को खोल के देखेंगे तो जो हमने वहां पे शुगर डाली थी उसके कारण वहां पे यीस्ट का ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो वो क्या होगा, देखो उसके बाद ऑब्जर्वेशन हम पढ़ते हैं। दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल, द शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट। जो हमने शुगर डाला था वो धीरे धीरे फर्मेंट होके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि किसके कारण, वहां पे हमने यीस्ट डाला हुआ था, इसीलिए वहां पे शुगर का फर्मेंटेशन होगा, वो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। देखो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पूछेंगे व्हाट इज फर्मेंटेशन, डेफिनेशन के फॉर्म में पूछ सकते, तो आप लोगों को लिखना है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू द अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ओके, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पे एक लुईस पास्चर करके साइंटिस्ट दे दिया, जिसने डिस्कवर था, जो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस थी वो किसने डिस्कवर की है, लुईस पास्चर करके एक साइंटिस्ट है जिसने 1857 में ये फर्मेंटेशन प्रोसेस को डिस्कवर किया था। हमने अभी तक देखा वो कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, अब हम देखेंगे मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलो, whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablet. जब भी आप बीमार पड़ते हो तब डॉक्टर आप लोगों को क्या देते हैं, एंटीबायोटिक टैबलेट्स। तो जब भी आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर आप लोगों को एंटीबायोटिक्स टैबलेट देते हैं और कैप्सूल देते हैं या तो फिर इंजेक्शन देते हैं, सच एज पेनिसिलिन। पेनिसिलिन मैंने आप लोगों को पहले ही समझाया था, पेनिसिलियम करके फंगस है जिसमें से हम पेनिसिलिन बना सकते हैं। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स फॉर्म में यूज होता है, जो हम कैप्सूल फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में या तो इंजेक्शन फॉर्म में ले सकते हैं, जो हमारी बॉडी को डिफरेंट इन्फेक्शन जब लगता है तब उसके अगेंस्ट में वो काम करता है। The source of this medicine is microorganisms. These medicines kill or stop the growth of the disease-causing microorganism. Such medicine are called antibiotics. देखो कभी कभी क्या होता है, हमको कोई इन्फेक्शन लग जाता है, कोई भी फॉर एग्जाम्पल हमको बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग गया, तो तब हमको ये जो है डॉक्टर हमको एंटीबायोटिक्स देंगे। एंटीबायोटिक्स क्या करेगा, जब हम कोई भी एंटीबायोटिक्स ड्रग लेंगे, वो जो फॉर एग्जाम्पल हमको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो वो बैक्टीरियल का ग्रोथ को रुका देगा हमारी बॉडी में। ओके, जब बैक्टीरियल की ग्रोथ को रुका देगा तब वहां पे हमारी बॉडी में बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा और उसके कारण वो रुक जाएगा और हम हमारे डिजीज से हमको क्योर मिल जाएगा। तो इसी तरह ये पेनिसिलिन काम करता है और पेनिसिलिन एक टाइप का एंटीबायोटिक्स है। ओके, सच मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ड्रग्स बनती है, मेडिसिन्स बनती है, वैसे टैबलेट्स को हम बोलेंगे एंटीबायोटिक्स। These days, a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. बहुत सारे एंटीबायोटिक्स नाउअडेज मार्केट में अवेलेबल है जो बैक्टीरिया से बनते हैं और फंगस से बनते हैं। यहाँ पे थोड़े बहुत एग्जांपल दिए, ये ज्यादातर अवेलेबल है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। ये जितने भी नेम दिए वो एज एंटीबायोटिक के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है, जो आप रोज बरोज देखोगे तो नॉर्मल फीवर वगैरह जब हमको कोई इन्फेक्शन लग जाता है तब हमको डॉक्टर ये ज्यादातर प्रिस्क्राइब करते हैं। ओके, इन 1929 देखो यहाँ पे एक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, ये फिजिशियन भी थे और माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी थे। 1929 में उसने कल्चर बनाया, किसका कल्चर बनाया, बैक्टीरिया का। नाउ व्हाट इज द बैक्टीरियल कल्चर? कल्चर क्या होता है, एक मीडियम बनाएंगे जिसमें थोड़े बैक्टीरिया डालेंगे और धीरे धीरे वहां पे क्या, ये बैक्टीरिया क्या, कौन सा बैक्टीरिया लिया, ऐसे बैक्टीरिया को लेना है जो हमारी बॉडी में डिजीज
क्रिएट करते, जो हमारी बॉडी में डिजीज पैदा करते, वैसे बैक्टीरिया को लेना है। फ्रेंडली बैक्टीरिया नहीं लिया था। कैसे बैक्टीरिया को लिया था? डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को लिया था। ओके, जब उसने डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को लिया और वहां पे कल्चर बनाया, कल्चर मतलब क्या कि बैक्टीरिया को ऐसे एनवायरनमेंट देना कि जिसके कारण वो वहां पे ग्रोथ हो सके। जब उन्होंने कल्चर बनाया, बैक्टीरियल कल्चर, और धीरे धीरे वहां पे ऑब्जर्व किया तो वहां पे suddenly he found the spores of little green mold in one of his culture plate. उसने अचानक से देखा कि उसका जो कल्चर था उस पे धीरे धीरे वहां पे ग्रीन कलर का मोल्ड देखने को मिला। मोल्ड क्या होगा? फंगी। ओके, तो बैक्टीरिया के कल्चर के ऊपर वहां पे उसको फंगी देखने को मिली। तो उसने देखा कि जब वहां पे फंगी का लेयर बन गया है तो जो बैक्टीरिया था वो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा था। तब उसको पता चला कि अगर हम यही फंगी को बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम लेंगे तो ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया? पेनिसिलिन बनाया। पेनिसिलिन क्या है? फंगी है जिसमें से एक मेडिसिन बनाया है जिसका नाम दे दिया है पेनिसिलिन। वही पेनिसिलिन हमको जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, हमारी बॉडी में बैक्टीरिया अंदर आ जाता है और हमको कोई डिजीज होती है तो उसके अगेंस्ट कोई दवाई देते हैं, वो पेनिसिलिन देते। वो किसने ऑब्जर्व किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में एक सिंपल बैक्टीरियल कल्चर बनाया और अचानक उसको दिखा कि वहां पे एक फंगस लग गया और वो फंगस ने बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन को रोक दिया। तो उनको आइडिया आ गया कि यही फंगस हम इसके अगेंस्ट ले सकते ताकि वो हमारे बॉडी में भी ग्रोथ होने से रुका सके। ओके, आ गया समझ में? नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। Now जो पेनिसिलिन था, these are commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganism and used to cure variety of disease. जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो एंटीबायोटिक्स हम यूज कर रहे हैं वो ज्यादातर किसमें से बनाते हैं? फंगी एंड बैक्टीरिया में से। ज्यादातर एंटीबायोटिक्स फंगी और बैक्टीरिया से बनती है और वो वेराइटी ऑफ डिजीज क्योर करने में हमको काम आता है। Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals. Okay? जो भी एंटीबायोटिक्स है वो किसमें मिक्स करते हैं? जब हम पोल्ट्री फार्म, जैसे कि हमने चिकन फार्म लगाया या तो कोई हम कैटल्स रखते हैं, फॉर एग्जांपल काउ, गोट, बफेलो एक्सेट्रा, उसको जब हम फॉडर देते, जब हम उनको खाना देते तो उसके खाने के साथ भी एंटीबायोटिक्स मिक्स कर देते ताकि उनको भी कोई इन्फेक्शन हुआ हो तो वो हम उसको क्योर कर सके और उनकी डिजीज को कंट्रोल कर सके। ओके, इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर दैट एंटीबायोटिक्स, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ये आप लोगों को डेली लाइफ में भी काम आएगा। इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। एंटीबायोटिक्स जब भी आप लेते हो तब डॉक्टर की एडवाइस पे ही लेना है। अपने आप एंटीबायोटिक्स हम नहीं ले सकते, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन हो तो ही आप एंटीबायोटिक्स ले सकते हो। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। और जो भी आप लोगों को डॉक्टर ने बोला है कि आप लोगों को एंटीबायोटिक्स ट्वाइस इन अ डे लेनी है और वंस इन अ डे लेनी है और इतने दिन तक लेनी है, 4 दिन तक लेनी है, 5 दिन तक लेनी है, जो भी कोर्स आप लोगों को दिया है उस कोर्स के हिसाब से आप लोगों को एंटीबायोटिक्स लेनी है। आप उसमें ओवरडोज नहीं कर सकते या अंडरडोज, मतलब कि उससे ज्यादा नहीं ले सकते, उससे कम नहीं ले सकते। ओके, इफ यू टेक एंटीबायोटिक्स when not needed or in wrong dose, it may make the drug less effective when you might need it in future. अगर आप एंटीबायोटिक को ज्यादा लेंगे या तो कम लेंगे, जितना आपको चाहिए उससे कम लेंगे, या तो फिर आप लोगों को जरूरत नहीं फिर भी आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हो, तो ये क्या करेगा? हमारी बॉडी पे उसका टॉलरेंस आ जाएगा। देखो कोई भी दवाई होती है वो फॉर एग्जाम्पल आप खाते रहते हो अननेसेसरीली, हमको जरूरत नहीं है फिर भी हम वो दवाई लेते रहते, तो बॉडी में उसका टॉलरेंस आ जाता है, मतलब उसके बाद वो हमारी बॉडी को दवाई का इफेक्ट नहीं देती। ओके, तो हमारे बॉडी में उसका कॉन्सेंट्रेशन इतना बढ़ जाता है कि फिर वो ड्रग्स हमारी बॉडी में हेल्पफुल नहीं होती। इसीलिए ये चीज ना हो, इसीलिए एंटीबायोटिक्स तभी लो जब हमको
जरूरत हो उसके अलावा हमको एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए। Also, antibiotics taken unnecessarily may kill the benefit bacteria in the body. देखो हमारे बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया है जो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ओके, तो वो क्या करेगा, जब हम एंटीबायोटिक अननेसेसरीली लेते जाएंगे तो वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर होके जो हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया है उसको भी किल कर देगा। तो इससे बचने के लिए भी हमको एंटीबायोटिक्स विदाउट एनी रीजन हमको वो नहीं लेनी चाहिए। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू, दीज आर कॉज्ड बाय वायरस। देखो ज्यादातर कोल्ड एंड फ्लू में एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जो कोल्ड एंड फ्लू, जो नॉर्मल कोल्ड एंड फ्लू होता है वो हमको वायरस से होता है। तो इस टाइम पे आप लोगों को नॉर्मल जो कोल्ड एंड फ्लू होता है बहुत ज्यादा सीवियर नहीं होता। ओके, जब हमको पता है कि ये वायरल इन्फेक्शन है, नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन है, उस टाइम पे आप लोगों को एंटीबायोटिक्स नहीं लेना चाहिए। बट अगर हमको जब पता चल जाता है कि हमको कोई सीवियर है, हमको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, उस टाइम पे आप लोग एंटीबायोटिक्स ले सकते हो। ओके, नाउ वैक्सीन। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन जब भी आप लोगों को पता है, जब भी हम छोटे होते हैं तो हम बहुत सारे वैक्सीन इंजेक्शन हमको दे दिए जाते हैं। पोलियो वैक्सीन होते हैं, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, चिकन पॉक्स वैक्सीन, मीजल्स वैक्सीन। तो ये वैक्सीन क्या और क्यों लेते हैं वो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। When a disease carrying microorganism enter our body, the body produce antibiotic to fight the invader. देखो जब भी कोई डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर होता है, तब वहाँ पे क्या होता है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज क्रिएट होते हैं टू फाइट अगेंस्ट इन्वेडर। इन्वेडर मतलब क्या होता है? अटैकर। मतलब कि जो भी हमारी बॉडी में, जो फॉर एग्जाम्पल कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर अटैक कर रहा है, उसको हम इन्वेडर बोलेंगे। तो वही इन्वेडर के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक्स क्रिएट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंटीबायोटिक्स क्या करेगा, वो उसके खिलाफ फाइट करेगा, जो अटैकर होता है उसके अगेंस्ट वो फाइट करेगा और हमारी बॉडी को उससे बचाएगा। तो the body also remembers how to fight the microbes if it enters again. If dead or weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibiotics. देखो जब भी हम कोई वैक्सीन लेते हैं तब ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज क्रिएट हो जाती है। एंटीबॉडीज क्या करेगी, फॉर एग्जांपल ये एंटीबॉडीज क्रिएट होगी और कोई भी एलर्जन या तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर होगा तो वो उसको ऐसे कैच कर लेगा और उसको मल्टीप्लाई करने से रोकेगा। ओके, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जिसको बोलते हैं, ये हमारे एंटीजन से जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, और ये वैक्सीन ने एंटीबॉडी क्रिएट कर लिया है। जब वो अंदर आएगा तब उसको ऐसे ट्रैप कर लेगा और उसको मल्टीप्लाई नहीं होने देगा। इसके कारण हम वैक्सीन को लेते हैं। और हमारी बॉडी में थोड़ी बहुत कैपेसिटी भी होती है कि कोई डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो जाता है या तो कोई वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो जाता है, तो हमारी बॉडी उससे फाइट करने की कैपेबिलिटी हमारी बॉडी में होती है। ओके, नाउ द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड जो एंटीबॉडीज होती है वो हमारी बॉडी में ऑलरेडी होती है और इसीलिए हम प्रोटेक्टेड रहते हैं फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। जो भी हमारे बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होते हैं जो हमको डिजीज कॉज करते, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचने के लिए हमारी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज अवेलेबल होती है। क्यों एंटीबॉडीज अवेलेबल होगी? क्योंकि हमने वैक्सीन ऑलरेडी ले लिया होता है। दिस इज हाउ वैक्सीन वर्क। इस तरह से वैक्सीन वर्क करता है। एक ही चीज, वैक्सीन का काम क्या है? वैक्सीन एंटीबॉडीज को जनरेट करता है हमारी बॉडी में, ताकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी को अटैक हो तो उसको उससे बॉडी को उससे बचा सके। इसीलिए हम वैक्सीन लेते हैं। Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccine. बहुत सारे डिजीज का यहाँ पे नाम लिखा है, मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ। कोलेरा में क्या होता है आप लोगों को पता है? कोलेरा में ज्यादातर डायरिया एंड वॉमिटिंग होता है और साथ साथ में फीवर भी होता है उसके सिम्टम्स से। तो ऐसे डिजीज में भी कौन काम आता है? वैक्सीन हम लेते हैं। ट्यूबरक्लोसिस में भी आप लोगों को सिम्टम्स पता है। ट्यूबरक्लोसिस में ज्यादा कफिंग होता है।
और लंग्स में ब्रीथिंग में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। तो ये डिजीज में भी, ये बैक्टीरियल डिजीज है और ये डिजीज में भी हम वैक्सीन लेके क्योर कर सकते हैं। स्मॉल पॉक्स में क्या होता है, वो भी एक टाइप का वायरल डिजीज है। स्मॉल पॉक्स वायरल डिजीज है, बट स्मॉल पॉक्स में यहाँ पे रेशेस आ जाते हैं, हमारे जो बॉडी होते हैं, स्किन होते हैं, उसमें रेशेस आ जाते हैं और धीरे धीरे वहाँ पे बबल्स जैसा बन जाता है, वो पानी से भरा हुआ होता है और वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो ऐसी डिजीज से बचने के लिए भी हम वैक्सीन का यूज कर सकते हैं। ना हिपेटाइटिस आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, जहाँ भी वर्ड हिपेटिक वर्ड यूज हो मतलब लीवर की बात हो रही है। और देखो ITIS, जो भी वर्ड के पीछे ITIS लगता है मतलब इन्फ्लेमेशन, सूजन। ओके, तो लीवर का सूजन जब होता है उसको बोलते हैं हिपेटाइटिस। ओके, तो ये हिपेटाइटिस डिजीज भी इससे क्योर कर सकते हैं, हम वैक्सीन से क्योर कर सकते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को सारे डिजीज समझ में आ गए होंगे। देखो यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम क्या है, एडवर्ड जेनर, डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। ये जो स्मॉल पॉक्स, आजकल ये स्मॉल पॉक्स डिजीज ऑलमोस्ट नहीं रही, बिल्कुल रही नहीं है हमारे वर्ल्ड में, क्योंकि ये ऑलरेडी जा चुकी है पूरी तरह से। बट ये इसके अगेंस्ट जो वैक्सीन थी ये बहुत सीवियर डिजीज थी, इसके कारण बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई थी। तो उसके अगेंस्ट जो वैक्सीन चाहिए थी वो वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने बनाई थी 1798 में, और जो बहुत यूजफुल भी हुई थी। ओके, इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दिस डिजीज? यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। ओके, आप लोगों के चाइल्डहुड में आप लोगों ने बहुत सारी दवाई ली होगी, इंजेक्शन लिए होंगे, वैक्सीन लिए होंगे, और आप लोगों को नॉर्मली डिजीज भी होते रहे होंगे, जैसे फीवर है, कोल्ड है, फ्लू है, कफ है। तो आप लोगों को कौन से डिजीज हुए, आप लोग थोड़ा बहुत इतना कर सकते हो आप लोगों की पेरेंट्स की हेल्प से, कि हमारे चाइल्डहुड में हमको जस्ट पूछना है कि हमारे चाइल्डहुड में हमको कौन कौन सी डिजीज हुई थी, उसकी लिस्ट बनाओ। और अगर आप लोगों को आपके पेरेंट्स ने कोई वैक्सीन दी हो, पोलियो की वैक्सीन, तो वो भी आप लोग लिस्ट बनाओ कि आप लोगों की बॉडी में इतनी इतनी वैक्सीन दी गई है। इट इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिजीज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी डिजीज से प्रोटेक्ट जो मतलब हम लोग चाइल्डहुड में वैक्सीन लेते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे डिजीज के अगेंस्ट हमको काम आ सकता है। नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल। जो भी न्यूबॉर्न बेबी होते उसको तुरंत ही वैक्सीन दिए जाते, और वो नियर बाय हॉस्पिटल में वैक्सीन अवेलेबल भी होते, जिससे पोलियो वैक्सीन देते, मीजल्स वैक्सीन देते। तो वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैक्सीन देना, ताकि आगे जाके जब हम बड़े हो तो हमको ये सब डिजीज हमको ना हो। You might have seen the advertisement on TV and newspaper regarding protection of children against polio under the Pulse पोलियो प्रोग्राम। देखो आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट में और टीवी में देखा होगा और न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि पोलियो के अगेंस्ट, पोलियो मतलब जो भी हमारे बॉडी में पोलियो डिजीज होती है उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो हमको अवेयरनेस देते कि पोलियो क्या बीमारी है, अगर एक बार पोलियो हो जाएगा तो आप लोगों की बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा, और उससे क्योर करने के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए। ये अवेयरनेस के लिए यहाँ पे प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसको हम बोलते हैं पल्स पोलियो प्रोग्राम। ओके, वो क्या देते हैं, बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स देते हैं, जब वो छोटे होते तभी वो पोलियो की वैक्सीन दे देते हैं ताकि आगे जाके ये प्रॉब्लम फेस ना कर सके। A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most part of the world। देखो वर्ल्ड वाइड कैंपेन बनाया हुआ है किसके अगेंस्ट, स्मॉलपॉक्स के अगेंस्ट, ताकि बहुत ज्यादातर लोग ये स्मॉलपॉक्स से भी बच सके। बट अभी बोलते हैं कि स्मॉलपॉक्स डिजीज अभी रही नहीं है, बट बहुत पहले स्मॉलपॉक्स बहुत ज्यादा सीवियर थी, इसलिए वर्ल्ड वाइड कैंपेन स्मॉलपॉक्स के खिलाफ भी एक कैंपेन बनाया गया है। These days vaccines are made on the large scale from microorganisms to protect human and other animals from several diseases। आजकल बहुत ज़्यादा वैक्सीन अवेलेबल है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया हुआ है, ओके, ताकि हम लोग ह्यूमंस को और एनिमल्स को अलग अलग बीमारियों से बचा सके। इसलिए बहुत डिफरेंट वैक्सीन अवेलेबल है आजकल मार्केट में। अब अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे कि कहाँ कहाँ हमको वो
यूज हुए और वैक्सीन के फॉर्म में हमने कहाँ कहाँ उसका यूज किया है। अब हम जो पढ़ेंगे दैट इज द इंक्रीजिंग सोइल फर्टिलिटी। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोइल की फर्टिलिटी कैसे बढ़ाता है। ओके, some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich the soil with the nitrogen and increase its fertility। देखो ज्यादातर बैक्टीरिया का क्या काम क्या होता है, वो नाइट्रोजन, मैंने ये टॉपिक आप लोगों को समझा दिया फर्स्ट वीडियो लेक्चर में कि नाइट्रोजन वो फ्रीली अवेलेबल होता है एटमॉस्फेयर में, बट वही नाइट्रोजन को डायरेक्टली प्लांट्स नहीं ले सकता। इसके कारण वहां पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। और बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होगा, अगेन आई एम रिपीटिंग, बैक्टीरिया सिर्फ और सिर्फ लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में प्रेजेंट होगा। लेग्यूमिनस प्लांट में कंफ्यूज नहीं होना है, जिस लेग्यूमिनस प्लांट मतलब कैसे प्लांट्स जो लेग्यूम्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया था जो सोयाबीन, पीस वगैरह जो है उसको हम लेग्यूम्स बोलते हैं, उसके जो रूट्स होते हैं वहां पे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। एक एग्जांपल ले लेती हूँ, राइजोबियम बैक्टीरिया, वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। बहुत सारे बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया, एजोटोबैक्टर, दीज आर द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। तो वो क्या करेंगे, नाइट्रोजन से एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेके वहां पे फिक्स करेंगे, फिर वहां पे एमोनिफिकेशन होगा, नाइट्रिफिकेशन होगा, फिर वो सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा और फिर वो प्लांट के अंदर जाएगा। ओके, और फिर वो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद होगा। तो इस तरह से वहां पे क्या होगा, सोइल फर्टिलिटी भी बढ़ती जाएगी। तो बैक्टीरिया जो है वो सोइल फर्टिलिटी में भी हेल्पफुल है। These microbes are commonly called biological nitrogen fixers। इसीलिए इसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स भी कहा जाता है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। इसके रिलेटेड भी आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी, वो आप लोगों को सोल्व करनी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड डू वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।